नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 25 जून 1975 को देश में संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके तहत सरकार ने विरोधियों का जमकर दमन किया, लोगों को जेल भेजा, परेशान किया गया। करीब 2 साल तक अमल में रहे इस आपातकाल को लोग भूले न, इसके लिए अब सरकार ने इंतजाम कर दिया है। अब भारत सरकार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इसकी घोषणा के साथ ही इसके बारे में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना करने और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। हालांकि ये गजट में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये बात उसमें लिखी गई है। आपातकाल की ज्यादतियों का शिकार हुए तमाम लोग अभी भी जीवित हैं और कई तो ऐसे भी हैं जो आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के सहयोगी भी हैं। इसकी घोषणा के बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। यानी सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रही है इस घोषणा को। कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक है इस घोषणा को बेतुका और बेमतलब बता रही है। पार्टी नेता जयराम रमेश लिखते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा, को मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। ये बात जयराम रमेश कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जयराम रमेश आगे लिखते हैं कि ये वही नया नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। यानी वो सीधे तौर पर आरएसएस पर भी निशाना साध रहे हैं कि वो संविधान की विरोधी रही है। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से खेद जता चुकी है। पार्टी नेता राहुल गांधी भी 3 साल पहले इस फैसले को एक बड़ी भूल बता चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 1975 से 1977 के बीच 21 महीने के आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। उसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आज के माहौल और तब के माहौल में फर्क था। आज आपातकाल तो नहीं लगा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है वो तब नहीं हुआ था। यानी उनका कहने का मतलब ये कि आज की स्थिति, जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, तब की स्थिति उस आपातकाल से कहीं ज़्यादा गंभीर है और घातक है। खैर, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी को अचानक आपातकाल की इतनी याद क्यों आने लगी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में संसद की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी यानी आपातकाल का जिक्र था, जबकि उसका कोई संदर्भ नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट भाषण 27 जून को पढ़ रही थी। उन्होंने कहा था, आज 27 जून है, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करना संविधान पर सीधे हमले का प्रमाण है। सबसे बड़ा और काला अध्याय था ये। पूरा देश इससे क्रोधित था, लेकिन देश ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर विजयी हुआ क्योंकि लोकतंत्र की परंपराएं भारत के मूल में है। ये बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अभिभाषण था उसमें पढ़ा था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 25 जून को आपातकाल की याद दिला चुके थे। तो इस अचानक याद आने के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो ये कि बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोपों के बीच हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आम जन तक ये बात पहुंच गई, अंदर तक पहुंच गई कि 400 पार का नारा देकर बीजेपी संविधान बदलने की तैयारी में है और पार्टी के कई नेता इसका जिक्र लगातार कर रहे हैं।
हालांकि बीजेपी ने इन आशंकाओं को तब सिरे से खारिज किया, लेकिन संविधान बदलने की बात करने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा न करने से लोगों को यह पक्का भरोसा हो गया कि बीजेपी ऐसा वास्तव में करना चाह रही है और करने वाली है। उस संविधान को बदलने की तैयारी में है जिसने बोलने, घूमने, खाने पीने, रहने, वोट देने की आज़ादी दे रखी है और जिस पर इस सरकार के कार्यकाल में आए दिन हमले होते रहते हैं। अब बीजेपी को इस नैरेटिव का नुकसान चुनाव में उठाना पड़ा। जनता ने बैसाखियों के जरिए सरकार तो बनवा दी, लेकिन ये सरकार बस उतनी ही टिकाऊ है कि रोजमर्रा के काम कर सके, संसद में जरूरी विधेयक पास हो जाए, बस, इससे ज्यादा नहीं। संविधान बदलने या बड़े और विवादित संशोधन लाने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि उसको बहुमत ही इतना सीमित मिला हुआ है, या अपने सहयोगियों के साथ भी इतना सीमित बहुमत मिला हुआ है। इतना बहुमत अकेले बीजेपी को भी नहीं दिया आम जनता ने, सहयोगियों के साथ भी उतना ही बहुमत दिया है कि ये ज़रूरी काम भर कर सके, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, 24 जून से जब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्षी नेताओं ने वहां भी बीजेपी को संविधान की याद दिलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर शपथ लेते वक्त अपने हाथ में संविधान की प्रति रखी थी। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी ऐसा किया और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा था। अब बीजेपी को यह सफाई तो लगातार देनी ही पड़ रही है कि वो संविधान नहीं बदलेगी, आरक्षण नहीं खत्म करेगी, उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलने देगी। लेकिन अब पब्लिक में जो बात चली गई तो चली गई और ऐसे ही नहीं चली गई है। उसके संकेत उसकी कार्यप्रणाली से मिलते भी रहते हैं, चाहे वो विरोधियों पर एजेंसियों के माध्यम से शिकंजे कसने की हो, चाहे मीडिया को अपनी गिरफ्त में लेने की बात हो, लालच और धमकी से अपने पक्ष में करने की बात हो, अपने पक्ष में बोलने को मजबूर करने की बात हो, या फिर और भी बहुत कुछ। लोग ये भली भांति समझते हैं कि जब अभी ये हाल है, यानी जबकि पूर्ण बहुमत ये पिछली सरकारों में भी जो पूर्ण बहुमत था बीजेपी का अकेले, वो बहुत ही स्लाइट मेजॉरिटी थी, तो अगर इनको 3/4 बहुमत मिल गया तो क्या हाल होगा। और इस बार तो बहुमत मिला भी नहीं है। अच्छा, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये बताने का भी प्रयास कर रही है कि आपातकाल के जरिए कांग्रेस ने संविधान को खत्म करने की कोशिश की थी, हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भले ही उसे पार्टी की बड़ी गलती कहकर माफी मांग चुके हों, लेकिन बीजेपी यही मानती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी उसी हैंगओवर में रहते हैं, यानी वो अभी भी चाहते हैं, बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है कि कांग्रेस के लोग अभी भी उसी मानसिकता में रह रहे हैं, और ये बात वो लोगों को बताती रहती है। आपातकाल का दंश झेलने वालों में तमाम समाजवादी नेता भी थे, लेकिन 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत जोरदार जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाया जाना चाहिए। पर एक बात तो है कि सरकार की इस घोषणा से ये साफ है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भले ही प्रधानमंत्री बन गए, बहुमत न मिलने के बावजूद बैसाखियों के जरिए सरकार भले ही उन्होंने बना ली, लेकिन काम करने की किसी तरह की रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ चलने का उनका कोई इरादा दिखाई नहीं पड़ रहा है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए और 9 जून को उन्होंने शपथ ली, तब भी उनके पास करीब 2 हफ्ते का समय था, यानी इसी बार 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना सकते थे, लेकिन नहीं मना पाए। संसद में बुरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर घिरने और उन मुद्दों पर कोई ठोस काम न कर पाने की अक्षमता को छिपाने के लिए इस तरह की घोषणाएं उन्हें करनी पड़ रही हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की याद 10 साल बाद क्यों आई, या फिर उनके वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह सरकारी आयोजन के तौर पर इसे संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं मनाया। अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वो भी तो ऐसा कर सकते थे। उन्होंने तो इस आपातकाल को झेला भी था, जिस आपातकाल की बात की जा रही है और संविधान हत्या दिवस के रूप में उसको मनाया जा रहा है। वास्तव में इसके पीछे मूल कारण तो यही है कि लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर बीजेपी के खिलाफ जो कैंपेन विपक्ष ने चलाया
और उसके जाल में बीजेपी जिस तरह से फंसती चली गई, जिसका उसे नुकसान भी हुआ। और दूसरे ये कि विपक्षी गठबंधन को इसका जो फायदा हुआ और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन पर भरोसा जताया, तो उसको अब याद आ रही है इन सारी चीज़ों की। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उसे लेकर भी बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी परेशान है। संविधान हत्या दिवस को सरकारी कार्यक्रम के तौर पर मनाने की घोषणा इसका जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का भी ऐलान किया था, लेकिन आम जनता ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस योजना में भी, यानी जो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात की गई है, इसमें आम जनता कितनी दिलचस्पी दिखाती है ये देखने की बात होगी। लेकिन ताज़ा तरीन चुनावी नतीजों और मुद्दों से तो यही लगता है कि मतदाताओं, खासकर युवा मतदाताओं की दिलचस्पी अब ऐसी प्रतीकात्मक घोषणाओं में बिल्कुल नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं। वो अपने भविष्य को लेकर सरकार से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ठोस फैसले चाहती है, और सरकार शायद ऐसी घोषणाओं से युवाओं को उन मुद्दों से भटकाना चाहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।